लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक टॉपिक पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है। और ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा एजुकेशनल है, ना कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। ये टॉपिक है प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का जो फ़र्क है पाकिस्तान और यूएई में, और क्यों पाकिस्तानीज जो हैं वो यूएई में जाके प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, यूएई की प्रॉपर्टी काम कैसे कर रही है पाकिस्तान में, उसमें फ़र्क क्या है और क्या चीज़ें उसको सेट अपार्ट करती हैं, और इसमें हमारे लेसन्स क्या हैं। तो इसको देखने से पहले हमें ये चीज़ समझना होगी कि दोनों मुल्कों का प्रोफाइल क्या है। हम पहले अगर पाकिस्तान का प्रोफाइल देखें तो हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, हमारी तकरीबन 25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन जो है वो टच कर रही है। और पाकिस्तान में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग और अर्बनाइज्ड मिडिल क्लास है जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आ रही है, और पाकिस्तान में एक परपेचुअल हाउसिंग का शॉर्टेज है। जो मैंने कुछ इस पे स्टडी की है तो उसमें पता ये चला है कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 1 करोड़ घर जो है वो शॉर्ट है। और जो पाकिस्तान में जो सप्लाई है घरों की, जो जो अर्बनाइज्ड हाउसिंग है, अर्बनाइज्ड हाउसिंग यूनिट्स हैं, वो सप्लाई उसके मुकाबले में काफ़ी कम है। पाकिस्तान में मार्केट में 15 लाख घर इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं। और ये भी चीज़ जो है, जो सप्लाई है, ये भी स्लो होती जा रही है बिकॉज कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है मुल्क में। रियल एस्टेट का वैसे ही बैठा हुआ है 2 साल से। तो एक परमानेंट हाउसिंग शॉर्टेज तो है, और इसीलिए हम देखते हैं कि मुल्क में ऑल्दो कंस्ट्रक्शन स्लो है और प्राइसेस ज़्यादा हैं, बट डिमांड जो है वो है ही है, और एक तरह से रेट बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहे क्योंकि एक सप्लाई की शॉर्टेज है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि पाकिस्तान में जो रियल इस्टेट है वो अनरेगुलेटेड है। कोई इसके ऊपर एक वॉच डॉग नहीं है, कोई एक सेंट्रल रेगुलेटर इसके अंदर नहीं है। पाकिस्तान में हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए चार चार इदारे बैठे हुए हैं। एफबीआर जो है वो टैक्सेस और इनकम को देख रहा है। इसके अंदर आप हेल्थ केयर में चले जाएं तो वहाँ ड्रैप है, और हर सूबे की अपनी हेल्थ केयर की बॉडी है। मतलब हर शोबे के अंदर आप चले जाएं वहाँ पे जो है कोई ना कोई रेगुलेटर आपको मिलेगा। रियल एस्टेट में कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई ऐसी सेंट्रल बॉडी नहीं है जो रेगुलेट करती है कि घर किस तरह होंगे, घरों का प्रोफाइल क्या होगा, हाउसिंग सोसाइटीज़ कैसे बनेंगी, उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो हाउसिंग सोसाइटीज़ खुद हैं वही रेगुलेटर्स बने होते हैं, वही अपने प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। अच्छी सोसाइटीज़ हैं, बैरिया डीएचए वो कर लेते हैं, जो हल्की सोसाइटीज़ है वो नहीं करती। तो अनरेगुलेटेड सेक्टर है, एराटेक है। कोई गवर्नमेंट की इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इसके अंदर गवर्नमेंट का रोल नहीं है। टोटल एराटेक डेवलपमेंट हो रही है, शहर जो है वो बेहंगम फैलते जा रहे हैं। और इस्लामाबाद देख लें आप, जो मैं बचपन इस्लामाबाद में गुजारा है, जो मेरे बचपन का इस्लामाबाद और आज का जो इस्लामाबाद है वो, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। टोटली नए सेक्टर्स बन रहे हैं जो कि अनप्लैंड हैं, और उनमें बस बेहंगम आबादी बढ़ रही है। आपको पता ही है सारा। मोस्ट जो ये परेशानी की जो बात है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो एग्री कंट्री है, एग्री बेस्ड इकोनॉमी है, और हमारा एग्री लैंड जो है वो कंज्यूम हो रहा है हाउसिंग सोसाइटीज़ से। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है वो पैरेलल में फैली जा रही हैं, और उसकी वजह से एग्री लैंड जो है वो हमारा ज़ाया हो रहा है। अभी आप देखें, ये आप जीटी रोड से अगर जाते हैं, आप सियालकोट मोटरवे से जाएँ वाया जीटी रोड, आप आगे पिंडी तक, तो रास्ते में अनलिमिटेड अनगिनत हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो पहले एग्री लैंड था सारा। सो ये कुछ हमारी ये रियल एस्टेट का जो हमारा एक पाकिस्तान का जो एक स्नैपशॉट है वो ये है। बट नॉनदलेस मार्केट बहुत ह्यूज है। मार्केट का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मेरे हिसाब से ये अराउंड 300 अरब डॉलर के करीब तो ये मार्केट होगी पाकिस्तानी जो रियल एस्टेट। इट्स टू बिग, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है और इवेंचुअली हर बंदे को एक अच्छा घर चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोफाइल देखते हैं जी पाकिस्तान की रियल एस्टेट का, ये काम कैसे करती है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका एक स्ट्रक्चर समझना पड़ता है। स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताता है कि वो चीज़ काम कर कैसे रही है, और फिर आपको समझ आता है उसका। पाकिस्तान में सबसे टॉप पे हाउसिंग सोसाइटी होती है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आता है जो लॉन्च होता है, उसके पीछे डेवलपर्स होते हैं या बिल्डर्स होते हैं। जैसे डीएचए है, बैरिया है, बाकी और हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी है, अनगिनत सोसाइटीज़ हैं। ये सोसाइटी के पीछे खड़े होते हैं, और ये उनके पीछे जो है खड़ा होता है रिटेल इन्वेस्टर, जो मैं और आप और जो छोटे लोग हैं जो 1 2 3 प्लॉट लेते हैं, फाइल्स लेते हैं, और जो भी है रिटेल इन्वेस्टर ड्राइव करता है डेवलपर को, और वो फिर चलाता है हाउसिंग सोसाइटी को। ये एक बड़ा बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो हमारी पाकिस्तानी रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर है। मैं इस पर आगे जाके डिटेल में बात करूंगा। अच्छा, इसमें होता ये है कि पाकिस्तान में जो डेवलपर्स हैं वो कुछ लैंड खरीद लेते हैं जब सोसाइटी को लॉन्च करते हैं। लैंड लेके वो सोसाइटी लॉन्च करते हैं और उसको वो मार्केट करना शुरू कर देते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, वटेवर।
लॉन्च करते हैं, उसकी हाइप होती है, फिर वो मार्केट में IOUs सेल करते हैं। IOUs सिंपली एक पेपर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप मुझे पैसे दें तो मैं आपको कल इस सोसाइटी में प्लॉट दूंगा। इसको फाइल कहते हैं मार्केट में। एसेंशियली ये एक जस्ट IOU होता है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये कोई इसकी बाइंडिंग नहीं होती, जस्ट एक कागज़ का टुकड़ा होता है। ठीक है जी, ये आप खरीद लेते हैं। ऑफ्टन अगर प्लॉट अगर सपोज करोड़ का होगा तो आप 15 लाख की एक फाइल आपको मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो फाइल्स हैं ये ओवर सब्सक्राइब होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी के पास जगह 100 कनाल की, तो वो 500 कनाल की फाइलें मार्केट में फेंक देगा। होता ये है कि इन फाइलों से वो इक्विटी रेज करते हैं, इक्विटी रेज करके वो फिर लैंड एक्वायर करते हैं, जो उन्होंने लैंड एक्चुअली लेना होता है, और सोसाइटी को डेवलप करना है, जिसके अंदर सोसाइटी के अंदर जो काम होते हैं, जैसे सीवरेज है, उसकी जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसकी अंदर जो पाइपिंग है, जो सारे जो सोसाइटी के जो बेसिक डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो उन्होंने कमिट किए हैं, वो उनको करके देने होते हैं। यहाँ पे आके एक मीडिया हाइप भी क्रिएट की जाती है, फाइल्स के ऊपर भी खेला जाता है, प्राइसेस के ऊपर भी किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है डीलर्स के साथ मिलके, और इस सारे स्टेप को फिर रिपीट कर किया जाता है जब एक उसी सोसाइटी का फेज 2 लॉन्च होता है। ये मैं आपको एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान में अब पिछले कुछ चंद सालों में सोसाइटीज़ जो हैं वो इस पार्ट 2 पर ही फेल हो गई हैं। उन्होंने IOUs किए, फाइलें फेंकी, सोसाइटी बना नहीं सके, लैंड ले नहीं सकी और फिर भाग गए। ये जो 5 स्टेप पूरे हो रहे हैं, ये बड़ा एक आइडियल सिनेरियो है। अब हम आते हैं UAE के ऊपर। UAE जिसके अंदर दुबई, अबू धाबी, शारजाह, अजमान है, उसकी टोटल पॉपुलेशन 9 मिलियन है, पाकिस्तान से तो बहुत कम है। UAE के अंदर अगर आपने ट्रैवल किया या कोई गया है तो उसने देखा होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम जो है बिल्डिंग होती है। दुबई में अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, वो वर्टिकल डेवलपमेंट पे जा रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल पे नहीं जा रहे। उसकी बेसिक वजह ये है कि बिल्डिंग को मैनेज करना आसान है। एक कनाल की बिल्डिंग जो होगी उसमें 10,000 बंदा रह सकता है। उसमें हर बिल्डिंग जो है वो रेगुलेटेड होती है, उसके अंदर पार्किंग होती है 2 फ्लोर्स के ऊपर, टॉप पे जिम होता है, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सिक्योरिटी होती है, उसके नीचे एक छोटी सी दुकान होती है जहाँ से आप बेसिक ग्रोसरीज कर सकते हैं, उसमें लिफ्ट लगी होती है, बिल्डिंग की सफाई होती है। तो दुबई की जो मार्केट है, UAE की मार्केट है, एक तो वो सारी अपार्टमेंट्स और बिल्डिंग के ऊपर है। मार्केट की सप्लाई एडिक्वेट है। मैंने UAE के रेट्स चेक किए हैं, मुझे कोई ख़ास महंगा नहीं लगा UAE। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे पाकिस्तान ज़्यादा महंगा लगता है, मुझे UAE की प्रॉपर्टी इतनी महंगी नहीं लगती अभी भी। और लोग ये भी कह रहे हैं कि UAE एक बबल है, प्रॉपर्टी महंगी है, वगैरह वगैरह। मोस्ट इम्पोर्टेंटली UAE की जो रियल इस्टेट है वो एक बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड रेजीम में चल रही है। गवर्नमेंट की ओवरसाइट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो है वो एक एक बिल्डिंग को चेक करती है, उनके जो रेगुलेटर्स हैं वो दे मेक श्योर के स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। ज़ाहिर है UAE ने दुनिया का पूरा पैसा खींचना है, तो उनको अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आप अगर UAE ट्रैवल करें तो आप जाके वहाँ बिल्डिंग्स में देख लें, कोई बिल्डिंग गंदी नहीं होगी। किसी बिल्डिंग में कोई आधा पौना काम नहीं होगा कि किसी के लिफ्ट नहीं है, किसी का मेंटेनेंस ख़राब है, या ऐसी कोई बात नहीं होगी। एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है पूरे मुल्क में, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सारी चीज़ें प्लान होकर चल रही हैं वहाँ पे। अच्छा जी, प्रोफाइल की बात करें तो ये UAE का जो रियल एस्टेट का प्रोफाइल है वो कुछ यूँ है। अगेन, सबसे ऊपर बिल्डिंग, अपार्टमेंट या विला होता है, उसके पीछे डेवलपर होता है जो उसको बनाता है। वहाँ के डेवलपर्स इमार है, डमाक है। जो दुबई मॉल है वो इमार ने बनाया है, बड़ा फेमस उनका जो है। बाकी जो डेवलपर्स हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, साइड से इन्वेस्टर्स हैं जो आते हैं और सारा वो पैसा लगा के प्रॉपर्टीज लेते हैं, और नीचे जो है असल जो बैकिंग होती है डेवलपर के पीछे, वो बैंक्स की होती है। और UAE के जो इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो उनके सॉवरन फंड्स हैं, वो UAE का पूरा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो अपनी रियल एस्टेट के पीछे खड़ा हुआ है। वो रियल एस्टेट को फंड दे रहा है, वो उनको पैसा दे रहा है। प्रोजेक्ट पहले बनते हैं, लॉन्च बाद में होते हैं, और फिर इन्वेस्टर आके वो प्रोजेक्ट खरीदते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है UAE और पाकिस्तान की हाउसिंग मार्केट का। यहाँ पे आप देख लें, हमारे डेवलपर्स के साथ कोई नहीं खड़ा होता। हमारा कोई पाकिस्तानी बैंक, कोई इन्वेस्टमेंट फंड, कोई भी बिजनेस, कोई नहीं खड़ा होता है। डेवलपर सिर्फ इज ऑन हिज ओन। UAE में सिचुएशन डिफरेंट। जो इमार है, जो जिसने दुबई की मैक्सिमम जो बिल्डिंग्स हैं वो इमार ने बनाई हैं। जो दुबई मॉल है और बड़े मॉल्स उन्होंने बनाए हैं, बड़े हैवी किस्म की प्रॉपर्टीज है, बिलियंस का पोर्टफोलियो। इमार के पीछे जो UAE का सॉवरन वेल्थ, ये हम देख सकते हैं। इमार का पोर्टफोलियो, इमार प्रॉपर्टीज़ का, इमार की जो सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है वो दुबई के रूलर हैं राशिद मखदूम, और UAE का सॉवरन वेल्थ फंड जो कि तकरीबन 600 अरब डॉलर का एक फ़ंड है। ये इस जो इतना बड़ा, जो दुनिया के लार्जेस्ट फंड में से जो एक है, ये इमार के पीछे खड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान में किसी डेवलपर के पीछे कोई फंड या कोई बैंक खड़ा हुआ है? मेरा नहीं है। तो यहाँ से हम वापस आते हैं
प्रॉपर्टी के प्रोफाइल पे। अब ये होता है कि जी यूएई में डेवलपमेंट किस तरह हो रही है प्रॉपर्टी की, कि गवर्नमेंट जो है वो लैंड प्रोवाइड करती है, सारा लैंड जो है यूएई में वो गवर्नमेंट का होता है, वहाँ पे कोई प्राइवेट लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो बैंक्स होते हैं यूएई के, जो उनके इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं, जो उनके सॉवरन फंड्स हैं, वो प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। कोई बिल्डिंग बनती है, कोई फ्लैट बनता है, वो प्रोजेक्ट को फंड करके उसको बिल्डिंग बना के कंप्लीशन तक उसके साथ खड़े रहते हैं। फिर डेवलपर जो है वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं, वो मार्केट करेगा उसको, वो उसको सेल करेगा यूनिट्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉपर्टी जो है वो लेस देन 20% के ऊपर आप ले सकते हैं। आप 20% डाउन पेमेंट पे करें, फ्लेक्सिबल प्लान लें, बैंक्स आपको 3 या 4% के ऊपर वो फाइनेंसिंग दे देते हैं और प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो जाती है। फिर आप उसको रेंट पे दे दें, जो रेंट आएगा आप उससे बाकी पे करते हैं। और 50% जो अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं फिर तो आपको हंस के फाइनेंसिंग मिल जाती है। ऑन टॉप ऑफ दैट यूएई जो है वहाँ पे थर्ड पार्टीज होती हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी आपके बिहाफ पे मैनेज करती हैं अगर आप मुल्क में मौजूद नहीं है। ये बेसिकली वहाँ का मॉडल है जो इसी वजह से कामयाब हो रहा है कि उसके पीछे वहाँ के बैंक्स और वहाँ के इन्वेस्टमेंट फंड्स और वहाँ की गवर्नमेंट खड़ी हुई है। इन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। यही वजह है कि यूएई की मार्केट जो है वो स्टेबल भी है, उसमें अगर कोई क्रैश आता है तो वो उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं। वहाँ पे टैक्सेस भी कम हैं, उधर ओवरऑल रेगुलेशंस बहुत अच्छी है, सेफ्टी है, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे पैसा डूबने का चांस कम होता है, तभी दुनिया वहाँ पे जा रही है। यही फ़र्क है वहाँ का और पाकिस्तान का, इसकी वजह से यहाँ से कैपिटल निकल के अब उधर जा रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।